जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, आज का लेक्चर आपका कंसेप्चुअल लेक्चर, बहुत अहम कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीज़ें इसमें मुश्किल नहीं, आसान है। आप पढ़ेंगे तो शायद साथ साथ समझ आती जाए, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट छुपे हुए हैं जो आज के लेक्चर में आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। इसलिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कोई नहीं डिस्कस कर रहे, कल करेंगे इंशाल्लाह। आज आपने फुली अटेंटिव होना है लेक्चर की तरफ। उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछते हैं। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है, रूम नंबर 6 में तो हाथ उठा दीजिए। रूम नंबर 4 में अगर आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दे। शाबाश जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? पूछे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं? आपसे अच्छे तो हाइब्रिड वाले, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए 4-5। अच्छा, एक इनमें से जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि अच्छा, एक मैं आपने शायद पहले भी बात बताई है, फिर बता रहा हूं। मैं आपको जिस सवाल का जवाब भी दूंगा ना, कैफ लेवल के अंदर रहते हुए जवाब दूंगा। बाज़ औक़ात हो सकता है जैसे लॉ में कुछ चीज़ों की एक्सेप्शंस होती है ना, तो जब आप CFAP लेवल पे जाएंगे आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगी, लेकिन वो एक्सेप्शंस कैफ लेवल पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट दूसरे टीचर को ये तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं, सर ने गलत पढ़ा दिया। तो गलत नहीं पढ़ाया, कंप्लीट नहीं पढ़ाया, यूं कह लें। गलत ना कहें, क्या कहें? कंप्लीट। और कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ाया? सिलेबस में नहीं है। शाबाश। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या इंक्वायरी जो होती है ये रिटर्न हो सकती है? तो इसका जवाब है नॉर्मल इंक्वायरी रिटर्न नहीं होनी। ठीक है, इंक्वायरी आपने हमेशा जब कभी इंक्वायरी का कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्या अगर असल में रिटर्न हो सकती है, लेकिन जब रिटर्न होती है ना, इसका खास नाम हो जाता है फिर। जैसे अगर इंक्वायरी आप करें रिटर्न फॉर्म में इंटरनल पार्टी से, तो फिर इसको इंक्वायरी नहीं, इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर बोलते हैं। इसका एक खास नाम बन जाता है, वो फिर इंक्वायरी नहीं रहता। हालांकि टेक्निकली कहने को आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन लेटर भी एक तरह से इंक्वायरी है जो रिटर्न, लेकिन उसका एक अपना नाम बन जाता है। हम उसको फिर उस नाम से याद करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इंक्वायरी वर्बल होगी, अगर रिटर्न फॉर्म में है इंटरनल पार्टी से तो इसका नाम क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेशन लेटर। और अगर ये रिटर्न फॉर्म में होगी आउटसाइड पार्टी से, इसका नाम क्या बन जाता है? कंफर्मेशन लेटर। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर, कंफर्मेशन लेटर, इंक्वायरी, इनमें फर्क समझ आ गया? अच्छा, आगे चलते। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जो स्टार्ट में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, वो है असर्शन का मतलब क्या है? सर ये बताइए, असर्शन का मतलब क्या है, ये बताइए। अच्छा, असर्शन का एक मतलब है स्टैंडर्ड्स वाला, जो स्टैंडर्ड्स ने बताया, ISS ने बताया। एक है कंसेप्चुअल। एक क्या है? कंसेप्चुअल। पहले स्टैंडर्ड वाला सुन ले। स्टैंडर्ड वाला समझ नहीं आया आपको, लेकिन अल्फाज सुन ले, क्योंकि याद आपने जाहिर है स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में करना है। कहते हैं असर्शंस का मतलब है मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड होती हैं। असर्शंस आर रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट व्हिच आर एम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट आर यूज्ड बाय ऑडिटर इन वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें जो कह रहे हैं ना रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट है, असर्शन क्या, रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट, तो इससे मुराद पहले आपके में चीज आती है कि पैराग्राफ फॉर्म में स्टेटमेंट होगी। नहीं, नंबर्स में भी स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स 100 मिलियन है ना, तो ये इसमें भी रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट्स हैं, असर्शंस हैं। इसमें क्या असर्शन या स्टेटमेंट है? अगर अमाउंट्स में लिखी हुई है 100 मिलियन, कि मैनेजमेंट ये कह रही है, एक्सप्रेसली नहीं, इंप्लाइडली, मैनेजमेंट ये स्टेटमेंट दे रही है क्या, कि ये 100 मिलियन है, 120 नहीं है, ये 100 मिलियन है, 80 मिलियन नहीं है। तो और इनको ऑडिटर फिर वेरीफाई करने में यूज करता है। ठीक है, ये है असर्शन की स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। अगर आपको समझ आ गई हो बहुत अच्छा, नहीं समझ आई तो अल्फाज आपने याद कर लेने, जब कभी भी कहीं पे डेफिनेशन जब आएगी, अभी दूर है लेकिन जब आएगी, इसका असल कंसेप्चुअली जो आपने इसको पिक करना है ना, वो ये है। देखिए, अब मैं बड़ी पुरानी चीज पढ़ी है, मुझे कुछ याद नहीं है, शायद आपको याद होता था। हम ये पढ़ा करते थे कि दुनिया में जो चीजें बनती है ना, जो वो उसका एक यूनिट होता है, एटम शायद कहते थे, कि मादा जो है वो एटम से मिलकर बनता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि और उस एटम के नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्लाह भला करे आपका। शाबाश शाबाश। तो जो चीजें हैं दुनिया में, उनको अगर डिटेल देखें तो वो क्या, उसके नीचे सब कंपोनेंट होगा एटम्स। और एटम्स को मजीद डिटेल में जाके देख, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये। अच्छा, आप सुनिए, अगर आपने किसी चीज को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल,
तो रूल ये है, जितना डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं आपको उतना नीचे ड्रॉप डाउन लेवल पे जाना पड़ेगा, ऐसे ही है। उसी तरीके से ये जो हमारा मैटर होता है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बड़े लेवल पे है। जब हमने इनको वेरीफाई करना होता है ना, तो पहले इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के छोटे छोटे हिस्से करते हैं एटम्स। ये समझ ले जितने भी एरियाज है ना, ये एटम्स हैं। लेकिन जब आपने इनको स्टडी करना है, वेरीफाई करना है, आप एटम को एटम के लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते, उसके सब पार्ट्स, शाबाश। तो एटम के सब पार्ट्स, हर एरिया के सब पार्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं ना, हमारे पास भी हर एरिया के सब पार्ट। हमने हर सब पार्ट को अलग-अलग स्टडी करना है, फिर आप कहेंगे मैंने ये एरिया स्टडी कर लिया। वो जो सब पार्ट्स होते हैं ना, वो असर्शन कहलाते हैं, ठीक है। वो जिसको आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं ना साइंस में, उससे हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे यहाँ पे, असर्शंस। और जब असर्शंस मिलती हैं तो क्या बनता है, एरिया। जैसे उधर क्या बनता था, एटम। और फिर जब सारे एरियाज मिल जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करनी है ना, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई नहीं करनी, एरिया। और अगर एरिया वेरीफाई करना है तो आपको एरिया वेरीफाई नहीं करना, असर्शंस, ठीक है। असर्शंस क्या है, किसी भी एरिया में हमने कितनी चीजें चेक करनी है, या किसी भी एरिया को हमने कितने तरीकों से चेक करना है, यूं कह लें। असर्शन क्या है, किसी भी एरिया में कितनी चीजें चेक करनी है, या किसी भी एरिया को कितने तरीकों से चेक करना है। जब सारी चीजें चेक हो जाएंगी, हम कहेंगे हमने सारी असर्शन, ऑल असर्शन वेरीफाइड इज इक्वल टू वन एरिया वेरीफाइड। और जब ऑल एरियाज वेरीफाइड इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाइड, ठीक है। तो याद रखिए, हम जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, तो असर्शन लेवल पे जाके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम असर्शन लेवल पे, ये असर्शन का मतलब समझ आया। तो बाइंदा जब कभी कोई आपसे पूछे असर्शन का मतलब क्या है, आपने फौरन उसको कहना भाई इसके एक तो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है और एक समझने समझाने वाली लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड की लैंग्वेज हो सकता है, कैसे समझाएंगे, असर्शन आर रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट्स बाय मैनेजमेंट, जो कि एक्सप्रेसली भी हो सकते हैं, इंप्लॉयड भी हो सकती है, डेटा इंबॉडीड, डेटा इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इनको यूज करता है ऑडिटर किस लिए, वेरीफाई करने के लिए, मिस स्टेटमेंट ढूंढने के लिए, प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। क्लियर हुई है बात। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत से एरियाज हो सकते हैं, और हर एरिया में कितनी असर्शंस होती हैं, 6। और हमने असर्शन लेवल पे जाके काम करना होता है। फिलहाल सिर्फ यही कंसेप्ट बता रहा हूं। अब वो असर्शन कौन कौन सी हैं, किस असर्शन को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, ये आपका आखिरी सबक होगा ऑडिट का, समझ लीजिए। यानी डिटेल जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तब ये कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया आपको। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? नहीं, अच्छा चलिए, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन फर्क। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम सारे ही प्रोसीजर क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कितने किए थे, 4 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बाकी के भी कर लेते हैं, बल्कि वो 4 की भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, कंसेप्ट ये है हमारा, कंसेप्ट ये है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ नेचर ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। ये सारा काम होगा प्रोसीजर परफॉर्म करने से। एग्री करते हैं? अच्छा, प्रोसीजर ऑडिटर कितनी तरह के परफॉर्म करता है? टोटल 7 तरह के प्रोसीजर हैं। ऑब्जेक्टिव मकसद इस जगह पे ये है कि आपको इन 7 प्रोसीजर के नाम पता हो, इनका काम भी पता हो, नाम भी पता हो, काम भी, कि इनमें क्या किए, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, किस जगह पे किए जाते हैं। तो मैं पहले तो आपको इनका नाम और इनका काम बताऊंगा, फिर एग्जांपल्स कोशिश करनी है कि आप बताएं, ठीक है। एक एक दो एग्जांपल मैं भी साथ साथ निपटाता जाऊंगा। ऑडिटर जो एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करता है, वो टोटल होते हैं, क्लास कर दीजिए, टोटल होते हैं 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। किस लिए? ऑब्टेन एविडेंस। मेन चैप्टर हमारा एविडेंस का ना, एविडेंस ऑब्टेन करना है, कौन सा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कैसे मिलेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करने से मिलेगा। प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने हैं, ये 7 है जी। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी क्या है? ज़बानी कलामी पूछना, इंफॉर्मेशन हासिल करना, किससे? नॉलेजेबल पार्टी से, ठीक है, नॉलेजेबल पार्टी से। ऑब्जर्वेशन क्या है? पूछना नहीं, जाके खुद देखना कि जो बताया वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये है पूछना, ये है देखना, ऑब्जर्वेशन। लुक एट ऑनगोइंग प्रोसीजर, कोई बंदा काम कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं। इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन में फर्क समझ आया? इंक्वायरी पूछना, ऑब्जर्वेशन देखना।
इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स या टेंजिबल एसेट्स को चेक करना। यूं समझ लीजिए इसमें हम हाथ लगा के चेक करते हैं कि वो चीजें सही बन रही है कि नहीं, एसेट्स मौजूद है कि नहीं, फिजिकली उस जाके देख रहे हैं एसेट, और डॉक्यूमेंट्स सही बन रही है कि नहीं बन रही, खुद उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, खुद जाके चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन। ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन के दौरान ही सम टाइम हम कर लेते हैं रिकैलकुलेशन, सम टाइम करते हैं रीपरफॉर्मेंस। ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारे प्रोसीजर इंडेंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप ये करेंगे तो ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो ये नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। आप इंटरकनेक्टेड है, आप किसी एरिया में चाहे तो 7 प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, किसी एरिया में चाहे कोई 6 करें, किसी में कोई 5 करें। ये एरिया टू एरिया, स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है। कभी हमारे लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, दूसरे आसान होते हैं, हम कहते हैं एविडेंस ही लेना है ना, चलो आसान तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिस्क पे डिपेंड करेगा। चाहे बाज़ औक़ात 3 पर किसी एरिया पे 3 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाता है, और बाज़ औक़ात हमें 7 प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आप किसी भी एरिया पे इनमें से कोई सी भी प्रोसीजर, कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक प्रोसीजर परफॉर्म करते करते साथ ही दूसरा भी कर लेते हैं। जैसे आप अगर सेल्स डिपार्टमेंट में बैठे, साथ साथ सेल इनवाइस चेक कर रहे हैं, साथ साथ सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये साइन किसके हैं, ये डेट कौन सी है, वगैरह। तो ये प्रोसीजर साथ साथ भी चल सकते हैं। इंस्पेक्शन, अच्छा इंस्पेक्शन के बाद रिकैलकुलेशन, इसमें लफ्ज एक है री, एक है कैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का लफ्ज हमें बता रहा है कि कोई काम दोबारा, कैलकुलेशन है दोबारा हो रही है। तो इसमें कंसेप्ट यह है कि पहली दफा कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, और दूसरी दफा कौन कर रहा है, मैनेजमेंट के ही कैलकुलेशन को ऑडिटर दोबारा चेक करे तो ये रिकैलकुलेशन कहलाएगी। कैलकुलेशन नहीं है प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, रिकैलकुलेशन। और फिर है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस है, अब इसमें भी अगेन री लदा है, परफॉर्मेंस लदा है। तो री का मतलब क्या है कि कोई दोबारा परफॉर्म हो रहा है कोई चीज। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ऑडिटर उसको दोबारा कर रहा है। इसका मतलब पहली दफा किसने परफॉर्म किया था, मैनेजमेंट ने। शाबाश, ठीक है। रिकैलकुलेशन सिर्फ किसी काम में नंबर को चेक करने को कहते हैं रिकैलकुलेशन, और अगर आप वो काम सारे का सारा दोबारा करें उसे कहते हैं रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, फिर से इंक्वायरी पूछा, ऑब्जर्वेशन देखा, इंस्पेक्शन चेक किया। रिकैलकुलेशन चेक करते हुए अगर हमने कोई अमाउंट्स वगैरह थी उनको दोबारा कैलकुलेट करके देखा, सही क्लाइंट ने टोटल किया कि नहीं किया, रिकैलकुलेशन। और रीपरफॉर्मेंस क्या है, क्लाइंट का किया हुआ काम सारे का सारा दोबारा करना, यह है रीपरफॉर्मेंस। ठीक है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि एविडेंस ऑब्टेन करना है थर्ड पार्टी से, रिटर्न। 3 अल्फाज बहुत अहम है, डायरेक्ट, रिटर्न, थर्ड पार्टी। शाबाश। और इसकी एग्जांपल क्या, डेटर क्रेडिटर्स को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, बैंक और एम्प्लॉयर्स को भी करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और यहां पे है ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये भाई इधर एनालिटिकल प्रोसीजर लिख दीजिएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, वैल्यूएशन। अच्छा, आपको याद है मैंने वैल्यूएशन का मतलब आपको एक दफा बताया था, एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन में भी ये वर्ड यूज हुआ था। वैल्यूएशन का मतलब वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, वेरिफिकेशन करते हैं। किसकी वेरिफिकेशन करते हैं भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई नंबर होगा उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, कोई ना कोई। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब वेरीफाई करना है किसको, किसी ना किसी नंबर को। ठीक है, कैसे, कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप से, कैसे, कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप से। अच्छा, अब ये क्या, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। असल में ये एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा शुरू में ना रिकैलकुलेशन से मिलता जुलता लगता है। इसमें भी नंबर्स हैं और इसमें भी नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूं। एक दफा तो ये प्रोसीजर हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं डिफरेंट एग्जांपल के जरिए से आपके सामने इनको क्लियर करना चाहता हूं। पहली एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉक की। ठीक है, इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहे हैं। प्रोसीजर, मैं सीएफओ के पास गया, मैंने कहा सर क्या आपके पास इन्वेंट्री होती है, उन्होंने कहा बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल भी है, वर्किंग प्रोसेस भी है, फिनिश गुड भी है। ये कौन सा प्रोसीजर, इंक्वायरी। शाबाश। इसके बाद मैंने से कहा अच्छा स्टॉक है तो इसका मतलब है हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट भी करते होंगे, स्टॉक काउंट भी करते होंगे। सीएफओ ने कहा बिल्कुल सर, स्टॉक काउंट किए बगैर तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास फिजिकली स्टॉक कितना, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो मैंने कहा स्टॉक काउंट करता हूं, बिल्कुल स्टॉक काउंट करते हैं। मैंने पूछा कब, मैंने कहा हर महीने करते हैं। मैंने कहा जो स्टॉक को संभाल रहा है वही काउंट करता है कि बाहर का कोई इंडिपेंडेंट बंदा आके काउंट करता है। उसने कहा सर क्या बात करते हैं, जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसी से कहेंगे काउंट कर दो, वो तो कहेगा पूरा है।
वो तो ये कभी बेच भी रहा हुआ ना, तो वो यही कहेगा हम इंडिपेंडेंट पर्सन को लेके आते हैं मंथ एंड पे, वो स्टॉक गिन के बताता है कितना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, अच्छा सिस्टम है। ये प्रोसीजर कौन सा है? ये सारे इंक्वायरी है। मैंने कहा अच्छा, अब 2 महीने बाद मंथ एंड आ रहा है, मंथ एंड पे आपने स्टॉक करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल करना है। मैंने कहा मैं भी जाके देखूंगा। अब मंथ एंड पे स्टॉक काउंट हो रहा है और मैंने जाके देखना शुरू कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन देखते देखते मैंने कहा चलो, मेरा भी दिल किया, मैंने कहा मैं भी जरा स्टॉक को गिन के देखूं, स्टॉक शीट के अंदर जितना क्वांटिटी लिखी है उतना ही है कि नहीं। तो जब मैंने इसको खुद जाके गिन के चेक किया, ये क्या? इंस्पेक्शन। क्लियर? फिर इसके बाद मैंने क्लाइंट से कहा, सीएफओ से कहा, सर क्या आपने इन्वेंट्री की एजिंग रिपोर्ट बनाई हुई है? एजिंग रिपोर्ट समझते हैं ना क्या होते हैं? कि जिससे पता चले कि कोई इन्वेंट्री कितनी पुरानी है। ये डेटर के केस में भी बनती है, जिससे पता चलता है कोई डेटर कितना पुराना है। इसका एजिंग रिपोर्ट का बेसिक पर्पस ये होता है, नया स्टॉक या नए डेटर्स को पुराने स्टॉक या पुराने डेटर्स से अलग करके प्रेजेंट किया जाए, और जो पुराने वाले डेटर्स हैं इन पे कोई प्रोविजन रिकॉर्ड की जाए, इन्हें राइट डाउन टू एनआरवी किया, क्योंकि पुराने डेटर्स भी प्रॉब्लम होते हैं, पुराना स्टॉक भी प्रॉब्लम होता है। मैंने सीएफओ से कहा, सर क्या एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं इन्वेंट्री? उसने कहा सर बिल्कुल बनाते हैं। मैंने कहा किधर? उसने कहा ये लीजिए एजिंग रिपोर्ट। मैंने एजिंग रिपोर्ट को देखना शुरू कर दिया। ये क्या है? एजिंग रिपोर्ट को देखना शुरू कर दिया। ये इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन तब होती जब कोई एजिंग रिपोर्ट बना रहा होता और मैं उसको देख रहा होता, वो ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करते हुए मैंने कहा अच्छा, इस स्टॉक, इस एजिंग रिपोर्ट का टोटल करके देखता हूं इन्वेंट्री के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आता है कि नहीं। यह रिकैलकुलेशन। अब अगला प्रोसीजर भी ध्यान से सुनिएगा। ये जब टोटल किया, मैच हो गया, मेरी तसल्ली फिर भी नहीं हुई। मैंने कहा मैं खुद से एजिंग रिपोर्ट बनाऊंगा, सारी परचेज इनवाइसेस लाओ, जितना भी स्टॉक है उसकी सारी परचेज इनवाइसेस लाओ, मैं खुद एजिंग रिपोर्ट बनाऊंगा। ये री परफॉर्मेंस, ये रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस फर्क समझ आ रहा है? रिकैलकुलेशन में सिर्फ टोटल कर रहे हैं हम, री परफॉर्मेंस में सारे का सारा काम ही दोबारा कर रहे हैं। रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस। फिर मैंने कहा कुछ स्टॉक जो है वो लगता है कम है। सीएफओ ने कहा सर वो हमारे एक मुल्तान का डीलर है, उसके पास आर्जी तौर पर रखवाया है। मैंने कहा अच्छा, उसके पास आर्जी तौर पर रखवाया है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं लेटर लिखता हूं उस डीलर के नाम पे और उससे खुद पूछूंगा मैं कि उसके पास आपका स्टॉक है कि नहीं है। ये क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्लियर? अब आखिरी सुनिए, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि सर आपकी कोई इन्वेंट्री पे की प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं कि भाई इतनी इन्वेंट्री है, कुछ ना कुछ तो खराब होती होगी, जैसे डेटर्स होते हैं कुछ ना कुछ तो खराब होते हैं, यानी उनसे पैसे नहीं मिलते। तो उस केस में डेटर्स के ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड कर लीजिए, 2%, 3%, 4% या 5%। आप भी कुछ इस तरह करते हैं? उन्होंने कहा सर हमने भी एक स्टैंडर्ड रूल लगाया हुआ है कि हमारी तकरीबन 5% इन्वेंट्री जो है ना खराब हो जाया करती है। 5, तो हमने 5% के लिहाज से इन्वेंट्री की प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं और उस प्रोविजन के मुताबिक इन्वेंट्री कम हो जाती है, हमारी एनआरवी पे आ जाती है। और जो प्रोविजन होता है यानी जितना राइट डाउन होता है 5% का, वो प्रोविजन हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्कुल उसी तरह का। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे उसे प्रोविजन की बजाय बाज़ औक़ात एनआरवी राइट डाउन का वर्ड यूज करते हैं, प्रोविजन की बजाय राइट डाउन का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने अब इन्वेंट्री पे 5% अप्लाई किया और देखा जो प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की, वो 5% के बराबर ही है इनकम स्टेटमेंट में। ये प्रोसीजर कौन सा भला? ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में और रिकैलकुलेशन दोनों में नंबर्स होते हैं, लेकिन याद रखिए फर्क क्या है। फर्क ये है कि रिकैलकुलेशन इंडिविजुअल इनवाइसेस का होता है, जैसे सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस, स्टॉक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का। लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में अपीयर होने वाली टोटल की फिगर को वेरीफाई करते हैं, टोटल की फिगर को, तो उसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। क्योंकि उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को आप किसी दूसरे फिगर के साथ जोड़ के एनालिसिस करके वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर ये बात समझिए? तो हमारे प्रोसीजर कितने हो गए? 7। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल से मजीद इसको क्लियर करते हैं। अब की बार एरिया हम लेके जाते हैं बैंक का, ठीक है, बैंक का। हाँ, हमने जाके सीएफओ से पूछा सर क्या आपके बैंक अकाउंट्स हैं कोई? उसने कहा बिल्कुल 10 बैंक अकाउंट्स हैं। हमने कहा अच्छा मेन बैंक अकाउंट कौन सा है जिसमें ज्यादातर ट्रांजैक्शन होती है? उसने कहा माल लोड वाला। अब ये कौन सा है? इंक्वायरी है। ये प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। मैंने कहा अच्छा सर क्या
कैश रिसीव कर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कैश का लेना देना तो चलता ही होगा। तो जो आपका कैशियर कैश रिसीव कर रहा है, कैश पे कर रहा है, वो वाला पर्सन और जो रिकॉर्ड कर रहा है वो वाला पर्सन अलग अलग है कि एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है? गैस कीजिए ये क्या है, प्रोसीजर कौन सा है? इंक्वायरी। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूं, आपने मुझे एक और अलग से कंसेप्ट पूछ रहा हूं, इसके जवाब में बताना है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। सीएफओ ने कहा सर हमारा जो कैश को रिसीव करने वाला पर्सन वो अलग है, रिकॉर्ड करने वाला पर्सन अलग है, तो कंट्रोल वीक है कि स्ट्रांग? अच्छा क्यों? अगर एक ही बंदा दोनों काम करे इसमें क्या मसला है? मिस स्टेटमेंट फ्रॉड। कैश रिसीव करेगा, रिकॉर्ड भी नहीं करेगा, रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। और लेकिन अगर दोनों अलग होंगे तो रिसीव करने वाला अगर अपनी जेब में रखेगा, रिकॉर्ड करने वाला लिख लेगा, डे एंड के ऊपर दोनों का टोटल होगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है। हाँ अगर दोनों मिल जाएं फिर नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर वो हमारा मसला भी नहीं रहता। क्यों? वो इनहेरेंट लिमिटेशन में आ जाता है, कोलिजन। क्लियर हुई है बात? अच्छा मैंने सर एक ही बंदा रिसीविंग रिकॉर्डिंग कर रहा है कि दो बंदे हैं? जी दो। ये इंक्वायरी है। अब अगर कैश डिपार्टमेंट में जाके मैं खुद देखूं कि जो कैश रिसीव कोई और कर रहा है, रिकॉर्ड वही कर रहा है कि कोई और? ऑब्जर्वेशन। और फिर जब मैं ये देखूं कि जब कभी कैश जमा करवाया जाता है, डिपॉजिट स्लिप साथ में वाउचर के सबूत के तौर पे लगाई जाती है कि नहीं कि ये कैश बैंक में जमा करवा दिया। ये अगर मैं डिपॉजिट स्लिप को देखूं कितनी अमाउंट है, किस अकाउंट में जमा करवाए पैसे, इंस्पेक्शन, शाबाश। फिर मैंने पूछा हाँ भाई बीआरएस बना रहे हैं हर मंथ, बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं हर मंथ, यस करें या नो करें? यह नहीं करें तो इंटरनल कंट्रोल वीक है। बनानी चाहिए बीआरएस बनानी चाहिए, और अगर बना रहे हैं इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अच्छा अब ये इंक्वायरी है, मैंने कहा मैं खुद देखूंगा। 5 जनवरी को मैंने जाके देखा ये कैशियर भाई सर जो है कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। मैं ये प्रोसीजर कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा इतने गौर और फिक्र के साथ कौन सा काम कर रहे हैं? जाके वो पेज देखा, मैंने पेज देखा, ये कौन सा प्रोसीजर? इंस्पेक्शन। पेज देखा, उसके ऊपर बीआरएस बनी हुई थी। मैंने इसमें डिपॉजिट इन ट्रांजिट और आउटस्टैंडिंग चेक्स का टोटल करके देखा, सही किया कि नहीं? रिकैलकुलेशन। उसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा था, मैंने बैंक को लेटर सेंड किया, बताओ कितना बैलेंस है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा फिर से अगर मैं जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट का और आउटस्टैंडिंग चेक का टोटल करके देखता हूं, ये कौन सा प्रोसीजर है? रिकैलकुलेशन। और अगर मैं देखता हूं जितना बैलेंस एज पर बैंक है, सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है, मैं देखूं जितना बैलेंस शीट में बैलेंस एज पर बैंक। अच्छा बैंक, मुझे याद आया कि सर ने क्लास में कहीं बताया था कि जो बैंक बैलेंस होता है या बैंक लोन होता है ना, उसका और इंटरेस्ट का आपस में कोरिलेशन होता है। बैंक लोन का या बैंक बैलेंस भी होता है, लेकिन आप चूंकि अकाउंटिंग में ज्यादा बैंक लोन करते हैं, मैं बैंक लोन की एग्जांपल लेके आगे चल रहा हूं। बैंक लोन का और इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपस में कोरिलेशन होता है। स्टैट में कोरिलेशन बोलते हैं ना, ऑडिट में प्लॉजिबल रिलेशनशिप बोलते हैं। दोनों का मतलब 100% एक ही है। जब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े, एक चीज कम दूसरी, तो इसे क्या कहते हैं? स्टैट में कहते हैं कोरिलेशन। लेकिन आइंदा ऑडिट की क्लास में आपने कोरिलेशन का क्या कहना है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। मुझे याद आया ये बैंक लोन और इंटरेस्ट एक्सपेंस में तो प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है। मैंने फौरन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कोई वाउचर नहीं, कोई सेल इनवॉइस डॉक्यूमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर टोटल लोन की फिगर उठाई, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस उठाया और उसको 10% लोन को 10% मल्टीप्लाई करके देखा इंटरेस्ट उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये प्रोसीजर कौन सा है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ये रिकैलकुलेशन नहीं है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। भाई रिकैलकुलेशन क्यों नहीं? इसलिए कि रिकैलकुलेशन होती है इंडिविजुअल इनवॉइसेस की, इसमें इंडिविजुअल नहीं बल्कि टोटल की फिगर चेक हो रही है। ठीक है। और फिगर भी कौन सी? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रही है। भाई फर्क समझ आया रिकैलकुलेशन में और एनालिटिकल प्रोसीजर में? आखिरी एग्जांपल, अगर ये आपने सही बता दी तो रिकैलकुलेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर फर्क समझ आ गया। और इस एग्जांपल को कोशिश करना आपने लिख भी ले, जब कभी जहन में रिकैलकुलेशन एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या फर्क था, एग्जांपल सामने आ जाए। हम एक क्लाइंट को गाइड करने के लिए गए, हमने पूछा कि सर सेल करते हैं, सेल इनवॉइस बनाते हैं? बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा दिखाइए। सेल इनवॉइस मैंने उठाई,
पूरे साल में किसी एक दिन की, उस पे था ये वाला 10 यूनिट सेल किए, 1 यूनिट का रेट 50 रुपए है, टोटल 500 रुपए, ये टोटल हो गया। मैंने इनका टोटल चेक किया, सही हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रोसीजर कौन सा है? अच्छा, फिर मैंने कहा सर आप ये बताइए, इंडिविजुअल इनवाइस को छोड़ें, आप बताएं पूरे साल में कितने यूनिट सेल किए? उसने कहा सर ये इतने यूनिट सेल किए, 1 लाख। मैंने कहा 1 यूनिट कितने का? उसने कहा 50 रुपए का। मैंने कहा छोड़े, अभी बाद निपटाते हैं। टोटल यूनिट्स जितने भी पूरे साल में बेचे, उनको सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, सेल्स उतनी ही आ रही थी कि नहीं? वो तकरीबन होती। ये क्या है? अच्छा, इस एनालिटिकल प्रोसीजर, शाबाश, इसमें और प्रीवियस वाले रिकैल्कुलेशन में फर्क क्या है? ये टोटल की फिगर है, वो इंडिविजुअल इनवॉइस की फिगर थी। ठीक है, तो ये ज़हन में, तो खुद सोच के बताइए कि ज्यादा प्रोडक्टिव प्रोसीजर कौन सा है? एनालिटिकल प्रोसीजर के रिकैलकुलेशन, कौन सा ज्यादा प्रोडक्टिव, जिसमें टाइम कम लगता है, एविडेंस में मिल जाता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, फर्स्ट कीजिए कॉलेज वाले ये कहते हैं सर जितने स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आएंगे ना, जितनी उनकी फीस होगी 30% आपको मिल जाया करेगी। अब अगर मैंने इसको चेक करना है ना कि मुझे 6 महीने के बाद पूरे पैसे मिले कि नहीं, इसके 2 तरीके हैं। एक है रिकैलकुलेशन, एक है ना रिकैलकुलेशन। क्या मैं कहूं भाई, जितने भी स्टूडेंट आए थे उन्होंने जो जो फीस दी थी सारे वाउचर निकालो, हर एक वाउचर का मैं 30% कैलकुलेट करके देखूंगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है वाला, टोटल स्टूडेंट्स देख लो कितने हैं, हर एक की फीस कितनी होती है, मल्टीप्लाई बाय 30%। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी जो बाद में हम स्टडी करेंगे, उनको कैसे डील करना है। जैसे इस एग्जांपल में बात कुछ स्टूडेंट को डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे एडजस्ट, वो बाद में देखें, लेकिन नेचर ऑफ प्रोसीजर समझ आ गया आपको। तो हमारे टोटल कितने प्रोसीजर है, कौन कौन से? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन। अच्छा, अब ये प्रोसीजर सारे समझ आ गए आपको। रट्टे वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लेकिन मैंने आपको रट्टे वाला सिर्फ 5 मिनट की और प्रैक्टिस करनी है और आप केस स्टडी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस 5 मिनट में ना आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। अब आपने पैसिव लर्निंग नहीं, एक्टिव लर्निंग करनी। अभी तक आपकी लर्निंग पैसिव थी, सिर्फ सुन रहे थे सर क्या कह रहे हैं, देख रहे थे, समझ रहे थे। अब आपने पार्टिसिपेट करना है। मैं करूंगा, सवाल पूछूंगा, पहले किसी स्टूडेंट से रैंडमली पूछूंगा एरिया बताओ, वो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया बताएगा। दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगा कोई प्रोसीजर बता दो, वो इन 7 में से कोई प्रोसीजर सेलेक्ट करेगा। तीसरे स्टूडेंट को बताना पड़ेगा उसकी एग्जांपल, और ये कहीं लिखी नहीं, आपने अपनी जजमेंट से बनानी है। तैयार है जी? चलिए, कम से कम 10 हमने प्रैक्टिस करने हैं प्रोसीजर। सबसे पहले एरिया बताइए, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, इसमें कोई प्रोसीजर बता दीजिए। ऑब्जर्वेशन, इन्वेंट्री में बताइए क्या ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करेंगे आप? फिजिकली जाके देखेंगे कि स्टॉक अकाउंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, दूसरे स्टॉक काउंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये है ऑब्जर्वेशन। अगर आप भी करना शुरू कर देंगे ना, ऑब्जर्वेशन नहीं इंस्पेक्शन में, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, एक ठीक। कोई एरिया बताइए, बैंक का एरिया, कोई प्रोसीजर बताइए इनमें से। इंस्पेक्शन बताइए, बैंक के एरिया में क्या चीज इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप? बीआरएस डॉक्यूमेंट्स का नाम बताना है। ऑडिट के पहले सफे पे लिखे कि प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, ऑडिट के पहले सफे पे लिखे। मुझे याद आ गया एग्जामिनर कमेंट्स में वो ये कहता है मैं बच्चों से कहता हूं ना सेल्स को कैसे वेरीफाई करना है, बच्चे कहते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, चेक करें। मैं कहता हूं परचेजिंग को कैसे करना है, कहते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। और कहता है भाई एक तीर से सारे शिकार ना करें, बताएं कौन। सेल्स में आपने ये बताना है कि मैं गुड डिस्पैच नोट चेक करूंगा, सेल इनवॉइस चेक करूंगा, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट चेक करूंगा, सेल्स ऑर्डर चेक करूंगा। परचेज को वेरीफाई करते हैं उसके डॉक्यूमेंट। तो भाई बैंक को वेरीफाई करते हुए बैंक के एरिया में जो डॉक्यूमेंट बनता है वो बताए ना, कौन से भाई थे ये भाई बताए ना कौन? हाँ, बैंक स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, या बैंक कंफर्मेशन लेटर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स बैंक के एरिया में यूज होती है ना। कोई सी भी कह के कहिए इंस्पेक्ट करेंगे, शाबाश। 2 प्रोसीजर हो गया आपके, दोनों ठीक। अगला एरिया बताइए भाई, अगला एरिया कोई सा एरिया बोल दे भाई, अकाउंटिंग तो पड़ी है ना, एरिया कोई सिलेक्ट कर लो जो भी अकाउंटिंग के ट्रायल बैलेंस में। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोसीजर बताइए। अब री परफॉर्मेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या री परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म करेंगे? शाबाश, क्लाइंट ने हमें जो एजिंग ऑफ रिसीवेबल दी होगी उसको खुद से बना के चेक करेंगे, ये री परफॉर्मेंस।
और अगर मैं आपसे कहूं रिकैलकुलेशन बनाओ इसका, सिर्फ वो क्लोजिंग बैलेंस का टोटल करके चेक कर लेंगे सिर्फ। शाबाश। हाइब्रिड में क्लास में कोई प्रोसीजर बताइए, सॉरी कोई एरिया बताइए हाइब्रिड में से, रूम नंबर 4 में से जल्दी से, रूम नंबर 4 में जल्दी से कोई सा एरिया बता दीजिए। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपने घर जाके भी करनी है खुद से। ये प्रैक्टिस आपके केस स्टडी की स्किल को ना एक्टिवेट करेगी। ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे जो एक्सपर्ट लेवल तक जाता है। कोई भी बैठे बैठे कोई भी अफ्तारी में अभी 10 मिनट है, चलें 3 मिनट तो दुआओं के लिए रख लिए, बाकी 7 मिनट है ना, तो 7 मिनट में 10-12 ये एग्जाम्पल, एरिया कोई सा रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीजर कोई सा रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, और फिर कोई एग्जाम्पल सोच ली। ठीक है जी, ये काम अब आपने रूटीन में करते रहना है। जी बताइए जी, हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर 6 में से बता दें। फिक्स एसेट, शाबाश। और साथ वाले स्टूडेंट से पूछें प्रोसीजर कौन सा है, साथ वाला स्टूडेंट को प्रोसीजर बता दे। ऑब्जर्वेशन। फिक्स एसेट में क्या ऑब्जर्व करेंगे? फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन्होंने कहा फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना गलत प्रोसीजर है, ये इंस्पेक्शन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। हाँ शाबाश। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जाके देखेंगे फिक्स एसेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। चले अब आगे एडवांस कंसेप्ट भी टेस्ट कर लेता हूं। आपने देखा क्लाइंट के पास 5 फिक्स एसेट्स हैं, 5 मशीनें बड़ी बड़ी। आपने कहा मैं तो जाके मशीनों को देखूंगा। आपने उधर जाके देखा 4 मशीनें ठक ठक धड़ा धड़ धड़ा चल रही थी, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक मशीन बंद पड़ी थी। जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीज खरीद ली है, तो वो अभी अगर टेम्परेरी तौर पे बंद है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे बंद है तो फिर इसकी इंपेयरमेंट का रिस्क है कि ये इंपेयर्ड हो गया है, ऐसा। ठीक है, तो बताइए हम क्या ज्यूम करेंगे कि ये टेम्परेरी बेसिस पे बंद है कि लॉन्ग टर्म, और क्लाइंट से कहेंगे साबित करो। ये नहीं कि खुद ही सोच के एडजस्टिंग एंटी पास कर देंगे, नहीं, क्लाइंट से हमने आपको बताया नेगेटिव साइड पे सोचना है, लेकिन फैसला कंफर्म होने के बाद ही करना है। सोचना नेगेटिव साइड पे है, लेकिन फैसला कंफर्म होने के बाद। हाँ, सोचना जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ना जुर्म होता है, सोचता है कोई भी मुजरिम हो सकता है, लेकिन सजा के कब देता है? फैसला होने के बाद। ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, कोई आपसे भी पूछ लेते हैं, बताइए कोई एक एरिया सेलेक्ट करें, कोई एरिया रैंडमली। सेल्स, और सेल्स इसमें कोई प्रोसीजर बता दें। रीपरफॉर्मेंस। सेल इनवाइस दोबारा खुद से बना के देख लो सेल्स ऑर्डर से कि सही क्वांटिटी है। सेल्स ऑर्डर से उठाओ रेट, और गुड डिस्पैच नोट से उठाओ क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करके देखो क्या वही रिजल्ट आते हैं कि नहीं। ये रीपरफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोसीजर्स। अब मुझे अब देखें आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन, 1 मिनट कंक्लूजन पे आने दीजिए मुझे। आखिरी क्वेश्चन, क्या आप इस काबिल हैं कि किसी भी एरिया में आपको कोई प्रोसीजर का नाम ले दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इस एरिया में ये प्रोसीजर कैसे यूज होगा? इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे ये स्किल लिख लें कि हाँ अब मैं इस काबिल हूं कि मेरे से कोई भी एरिया में कोई भी प्रोसीजर पूछ ले, मैं एग्जांपल दे दूं कि कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, कि किसी इसको इंग्लिश में कैसे मैं बना लेता। I can tell अल्फाज इंग्लिश के ही है ना, अंदाज उर्दू का तो क्या हुआ। I can tell how to use these procedure in any area of financial statements. I can tell how to use these procedure in any area of financial statements. और इसी स्किल की प्रैक्टिस उसने दिया क्वेश्चन 3 में, जो आपको आज आपकी होम असाइनमेंट है ना, आज की 3 क्वेश्चन है, 3, 4, 5, तो उसमें इसी की इसके एक आगे पढ़ाना है ना, 2 क्वेश्चन उसके। चलिए क्वेश्चन 3 है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। जी क्या डेप्रिसिएशन एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? यस, डेप्रिसिएशन एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हाँ, ये अलग बात
कि ये बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स का भी एक सब एरिया है, ठीक है, वहां पे, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तौर पे आता है। तो एग्जाम में आपको डेप्रिसिएशन वेरीफाई करने को भी कह सकता है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन वेरीफाई करो, ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या होगा ये आपने सोचना है। अच्छा, एक चीज में रखें, किसी भी एरिया में अगर आपने सिर्फ 2-3 प्रोसीजर भी फिट कर दिए ना, आप पास हैं। आपने हर एरिया में सातों के सातों प्रोसीजर फिट करने की कोशिश नहीं करनी। मैक्सिमम 4, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, क्योंकि मुझे अंदाजा है हर प्रोसीजर हर एरिया में फिट नहीं बैठता, लेकिन 2-4 प्रोसीजर्स हर एरिया में फिट बैठते हैं। तो आपने जबरदस्ती के 7 प्रोसीजर हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं सोचने। कितने सोचने? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4, यानी 2 प्रोसीजर सोच के आप नेक्स्ट एरिया में मूव कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है 4 तक सोचें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी पूछिए, हाइब्रिड में से क्वेश्चन पूछिए, जल्दी से पूछिए मेरे भाई। एनालिटिकल प्रोसीजर, अच्छा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों ज्यादा एफिशिएंट है, नहीं रिलायबल नहीं कहा मैंने कहा एफिशिएंट का, प्रोडक्टिव का लफ्ज़ था, एफिशिएंट है, टाइम सेविंग है, ये रीजन है, ठीक है। लेकिन रिकैलकुलेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्क समझ आ गया ना? चले, ये किसी टेस्ट में पूछूंगा अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, अटेंटिव हो जाए, बहुत ही कंसेप्चुअल, ठीक है। सुन लीजिए, स्टार्ट करें, फोकस सारे का सारा इधर। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमारे सामने ये लेवल 1, 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट्स है। कोई भी सिस्टम हो ना, कोई भी सिस्टम, उसके 3 फेजेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है जिसके जरिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उसके भी 3 फेजेस हैं। एक इनपुट वाला जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी की ट्रांजैक्शन नेचर एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी, ये इनपुट है भाई। ट्रांजैक्शन इनपुट होंगी तो आगे काम चलेगा ना। नेचर ऑफ एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन, ये है इनपुट। फिर प्रोसेसिंग है, इंटरनल कंट्रोल, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जरूरी हैं, इंटरनल कंट्रोल। और लास्ट में आउटपुट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पहले ये स्टडी किया हुआ है कि अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की है, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंड कर रही होती है इनडायरेक्टली नेचर ऑफ एंटिटी एंड ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी और इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी, तो हमारा ज्यादा फोकस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है, लेकिन हम इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करते हैं। और मैंने खास तौर पे बताया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, इसके ऊपर ओपिनियन नहीं देते हैं। ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो एग्री करते हैं, इसको तो वेरीफाई करना है, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, एंटिटी की और इंटरनल कंट्रोल की। पक्का? अच्छा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग किस पर्पस के लिए करते हैं? रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है। इसका पर्पस, इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसका पर्पस क्या होता है? रिस्क असेसमेंट करना, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पता चले रिस्क ज्यादा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसीजर ज्यादा, अगर इससे पता चले अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल से रिस्क कम है तो प्रोसीजर कम, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ ये कंसेप्ट रिफ्रेश करवा दूं। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हुए आपको पता चला कि क्लाइंट ऐसी प्रोडक्ट में डील करती है जो हर 3 महीने बाद फैशन चेंज होने से ऑब्सोलीट हो जाती है, तो बताइए रिस्क कम है कि ज्यादा? अच्छा, ये रिस्क नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से है, नेचर ऑफ एंटिटी की वजह से है, इसमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, तो ये अलग रिस्क है। जो रिस्क नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ एंटिटी की वजह से हो उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट। अच्छा, दूसरा आपको यह पता चला कि मैनेजमेंट भी हर महीने स्टॉक काउंट नहीं करती। एक तो स्टॉक वैसे ही ऑब्सोलीट हो सकता है, दूसरा हाँ, तो इंटरनल कंट्रोल वीक है। अब इसमें मैनेजमेंट का कसूर है, बताइए। ये वाला रिस्क और जो प्रीवियस रिस्क था कि फैशन डिजाइन चेंज होने के,
दोनों एक नेचर के हैं कि नेचर डिफरेंट है? क्योंकि डिफरेंट कैसे है, एक में मैनेजमेंट का कसूर है, एक में नहीं है। जिस रिस्क में मैनेजमेंट का कसूर ना हो उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, और जिसमें मैनेजमेंट का कसूर हो यानी वो कोई काम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ना जंप लगाएं, पहले हम रिस्क असेसमेंट करें। रिस्क असेसमेंट सुने क्या है? रिस्क असेसमेंट है टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टू असेस इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को मिलाएं ना तो एक नया टाइप ऑफ रिस्क बनता है जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जिसे क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, जैसे दूध के अंदर 7 अप की बोतल डाल रहे हैं तो एक नई चीज बन जाती है? उसी तरह इनहेरेंट रिस्क के साथ कंट्रोल रिस्क को मिला दें, एक नया रिस्क बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ। तो अगर कहीं मैंने सिर्फ इनहेरेंट रिस्क की बात करनी होगी मैं कहूंगा इनहेरेंट रिस्क, कहीं सिर्फ कंट्रोल रिस्क की बात करनी होगी मैं कहूंगा सिर्फ कंट्रोल रिस्क, कहीं पे दोनों की बात करनी होगी तो मैं लफ्ज बोलूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये ज़हन में रखिएगा। कुछ लोग इसको ना RMM एब्रीविएट करते हैं, आपने नहीं करना। RMM मतलब रिस्क, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को F/F भी लिख देते हैं कुछ लोग, आपने नहीं लिखना। कह रहा हूं नहीं लिखना तो नहीं लिखना, भाई ने कह दिया नहीं लिखने का तो नहीं लिखने का। रिस्क और इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, दोनों में फर्क समझ आ गया? हमें कौन सा रिस्क असेस करना है? दोनों से। शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, इनहेरेंट रिस्क दो तरह का होता है। फर्दर देखिए, आपने कहावत सुनी होगी बुराई को उसकी जड़ से खत्म करना चाहिए। तो रिस्क बुराई है कि नहीं है? बुराई है, तो हमने इसको इसकी जड़ में जाके खत्म करना है। हमने पहले रिस्क की टाइप पढ़ी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, फिर आगे इनहेरेंट रिस्क की आगे फर्दर टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। इनहेरेंट रिस्क भी दो तरह का होता है, एक छोटा रिस्क, एक बड़ा रिस्क। ठीक है, एक छोटा रिस्क, एक बड़ा रिस्क। छोटा रिस्क होता है जो किसी एक आधी असर्शन को इफेक्ट करता है, बड़ा रिस्क होता है जो बहुत सी असर्शंस को इफेक्ट करता है। छोटा रिस्क तो एक आधे एरिया को, एक आधी असर्शन को इफेक्ट करेगा, बड़ा रिस्क बहुत से एरियाज, बहुत सी असर्शंस को इफेक्ट करेगा। क्लियर हुई है बात? अच्छा मुझे बताइए कि आपके सामने दो रिस्क रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रिस्क छोटा है, यानी छोटे से मतलब वो जो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक असर्शन को अफेक्ट कर रहा है, और कौन सा रिस्क बड़ा है, परवेसिव है। परवेसिव कहते हैं बड़े वाले को, जो चीज बहुत से एरियाज में हो सके कहते हैं परवेसिव। ठीक है, परवेसिव सुना हुआ पहले कहीं? कहां सुना है? वो गलत था, वो परसुएसिव था, ये परवेसिव है। परसुएसिव और कंसेप्ट है, परवेसिव। परसुएसिव का मतलब होता है सेटिस्फैक्टरी, परवेसिव का मतलब है तो वो चीज जो फैली हुई हो, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वायरल है। कोई वीडियो वायरल हो गई, बहुत ज्यादा फैल जाती है, यहाँ कोई वायरस भी बाजू का वायरल हो जाते हैं। जब एक आधा किसी सोसाइटी में, मोहल्ले में बंदा इन्फेक्टेड हो, हम कहते हैं ये तो छोटा रिस्क है। लेकिन जब बहुत से लोग उस रिस्क से इफेक्टेड हो जाए, हम कहते हैं ये वायरल हो गया, ये क्या हो गया? परवेसिव हो गया, परवेसिव। तो उसी तरह छोटा भी। अब सुनिए पहले एग्जांपल, इन्वेंट्री की नेचर ऐसी है कि वो कीमती है, स्मॉल इन साइज है, उसे आसानी से जेब में छुपा के बाहर निकला जा सकता है। क्या रिस्क है? क्या मैनेजमेंट का कसूर है कि नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर यानी इनहेरेंट रिस्क है? अच्छा, इस रिस्क का इफेक्ट सिर्फ इन्वेंट्री पे होगा या इसका सैलरीज पे भी हो सकता है, इसका फिक्स एसेट्स पे भी हो सकता है? बताइए, सिर्फ इन्वेंट्री पे होगा, फिक्स एसेट पे तो नहीं है। तो ये रिस्क एट असर्शन लेवल है, छोटा रिस्क। अगला रिस्क सुने, बैंक से लोन लिया था, बैंक ने कहा ए भाई अगर आपने लोन वापस ना किया तो अदालत जाऊंगा और आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर ले आऊंगा। आपने कंपनी लॉ में शायद पढ़ा होगा कि अगर किसी को पैसे ना दे वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है, कंपनी को वाइंड अप कर देता है। रिस्क है इसमें भी,
अब बताइए ये रिस्क किसी एक एरिया में है कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सब्सटेंशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बहुत से एरिया को फेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि अब तो सारी की सारी कंपनी बंद हो जाएगी, ना इन्वेंट्री रहेगी, ना फिक्स्ड एसेट रहेंगे, ना सैलरी रहेगी। तो ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। भाई फर्क समझ आया दोनों रिस्क में? एक और छोटी सी एग्जांपल, फिर उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से। दो आपके सामने केसेस रख रहा हूं, आपने बताना है दोनों में रिस्क है, ये मैं बता देता हूं। आपने बताना है कौन सा रिस्क एट असर्शन लेवल, कौन सा रिस्क एट फाइनेंशियल। पहला, शेयर होल्डर्स ने फाइनेंशियल रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए दो पॉलिसीज अनाउंस की। पहली पॉलिसी, सेल टीम जितनी सेल करेगी उसको 10% कमीशन मिलेगा। दूसरी पॉलिसी कि जितना प्रॉफिट होगा सीईओ को उसका 10% बोनस मिलेगा। पहले वाला रिस्क एट असर्शन लेवल। क्यों भला? क्योंकि अब इसमें से वो टीम सिर्फ सेल्स को ओवरस्टेट करने की, बाकियों को उसे कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा सीईओ वाला रिस्क एट फाइनेंशियल, क्योंकि वो हर इनकम को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा, हर एक्सपेंस को अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा पहली चीज मुझे ये बताइए, आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने से पहले रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए? शाबाश, यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या रिस्क को सिर्फ सिंगल आइटम के तौर पे कि उसकी डिटेल स्टडी करनी चाहिए? उसको हमें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इनमें लैदा करके स्टडी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क की नेचर लैदा है, कंट्रोल रिस्क। अब आगे, क्या इनहेरेंट रिस्क को, जैसे आपने कहा रिस्क को सर डिवाइड करें, रिस्क के अंदर एक रिस्क इनहेरेंट है, एक टाइप इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए फर्दर। बिल्कुल, क्यों भला? इसलिए कि जो रिस्क एट असर्शन लेवल है उसका इफेक्ट सिर्फ असर्शन लेवल, जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है उसका। अच्छा मुझे बताइए, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, क्या इनको एड्रेस भी करना चाहिए? बिल्कुल एड्रेस। अगर रिस्क एट असर्शन लेवल है इसको भी एड्रेस होना चाहिए, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है इसको भी एड्रेस होना चाहिए। एग्रीड? क्या दोनों को एड्रेस करने का तरीकाकार सेम होगा? एड्रेस करने से मुराद उनको कम करना, क्या प्रोसीजर सेम होंगे? नहीं। इसीलिए आपको समझा रहा है वो पॉइंट जिसकी वजह से सारी डिस्कशन समझाई कि हमारा एक होता है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक है रिस्क एट असर्शन लेवल। दोनों की एग्जांपल्स भी एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, दोनों की एग्जांपल्स भी डिफरेंट है और दोनों को एड्रेस कैसे करना है, दोनों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, दोनों के केस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये भी रिस्पॉन्स डिफरेंट है। रिस्पॉन्स रिस्क एट असर्शन लेवल, चूंकि स्पेसिफिक असर्शन स्पेसिफिक एरिया को इफेक्ट करता है, इसके प्रोसीजर भी स्पेसिफिक ही हैं। और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, चूंकि इसका इफेक्ट परवेसिव है, चूंकि ये बहुत सी असर्शन बहुत से एरियाज को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए इसका जो रिस्पॉन्स है, इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो भी जनरल नेचर के हैं, जो सारी तकरीबन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे अब सुनिए, जैसे रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। पहले एग्जांपल, फ्रॉड। ये इस वजह से कि फ्रॉड करने वाला ये नहीं देखता कि कौन सा एरिया है, जिस जगह उसका दाव लगा उसे फ्रॉड कर देना। ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये पहले डिस्कस हो गया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में डेफिनेशन में। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होता है कि मैनेजमेंट कहे मैंने किसी की नहीं सुननी। ये जो हमारा ये एक सोच है, सोच कि मैंने इंटरनल कंट्रोल बनाया है और मैं ही इसकी पाबंदी करूं, नहीं। जब ये सोच आती है, ये गलत सोच है। इस सोच को कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कि मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल को खुद बाईपास करे। ये भी रिस्क एट फाइनेंशियल, क्योंकि मैनेजमेंट जब कंट्रोल बाईपास करेगी तो सिर्फ सेल्स वाला करेगी, परचेज वाला, इन्वेंट्री वाला, या कोई भी कर सकती है। ठीक है। और गोइंग कंसर्न इश्यूज, ये तो आपको एग्जांपल से भी समझाया बैंक वाले। गोइंग कंसर्न पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तबाह करके रख देता है। ये आपने काउंटिंग में पढ़ा हुआ है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, ये फंडामेंटल अजम्पशन होती है। गोइंग कंसर्न काउंटिंग में पढ़ा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनती है, ये पढ़ा हुआ ना? हाँ, नहीं पढ़ा हुआ? चले कोई बात नहीं। अभी जो आपको बैंक लोन वाली एग्जांपल दी, उससे ये तो आपको समझ आ गया कि अगर कोई मसला हो, गोइंग यानी कंपनी ना चल सके, तो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा। कंपनी बंद हो जाए, गोइंग कंसर्न का मतलब कि कंपनी चलेगी कि बंद होगी? अगर बंद होगी तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा। एग्रीड? तो गोइंग कंसर्न का रिस्क कौन सा हुआ? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये एग्जांपल थी। असर्शन लेवल की एग्जांपल क्या है? इन्वेंट्री, प्रीशियस एंड पोर्टेबल होना।
तो चोरी होने का रिस्क है लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री, बाकी नहीं। और नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जैसे जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है, रूटीन ट्रांजैक्शन, अच्छा सुन लें, जो काम आप रूटीन में करते हैं ना उसमें गलती का चांस कम होता है, जो काम कभी कभार करते हैं उसमें गलती का चांस ज्यादा। ये एग्री करते हैं? ये इसमें यही समझा रहा है कि जो कम्प्लेक्स नॉन रूटीन कभी कभार होने वाली उनमें रिस्क ज्यादा है। जैसे एक है सेल ऑफ इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन, एक है सेल ऑफ फिक्स एसेट की ट्रांजैक्शन, किसमें रिस्क ज्यादा है? फिक्स एसेट में रिस्क ज्यादा। क्यों भला? कभी कभार। लेकिन सेल ऑफ फिक्स एसेट में रिस्क ज्यादा है, क्या इसका ये मतलब है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट में भी रिस्क ज्यादा या परचेज ऑफ इन्वेंट्री में भी रिस्क ज्यादा होगा या सेलिंग में? नहीं, ये रिस्क जरूर है लेकिन इसका इफेक्ट, यानी आज के कंसेप्ट के बाद आईकैप आपको ये चाहता है कि चैप्टर 2 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में तो आपने ये पढ़ा था ना कि रिस्क किन रीजंस की वजह से इंक्रीज होगा, रीजन रिस्क की एग्जांपल्स बड़ी थी। आज के लेक्चर में आईकैप चाहता है आप इस काबिल हो जाएं कि जो रिस्क आपके सामने आए उसे आप करेक्टली क्लासिफाई कर सके कि ये इनहेरेंट रिस्क है या कंट्रोल रिस्क है, और अगर इनहेरेंट रिस्क है तो ये असर्शन लेवल है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आईकैप क्यों ये क्लासिफिकेशन कराना चाहता है आपसे? क्योंकि रिस्क एट असर्शन लेवल को एड्रेस करना है किसी और तरीके से, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करना है किसी और तरीके से। ठीक, अब एग्जांपल्स हमने पढ़ ली। लार्ज सेल ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड के ऊपर सेल्स की ट्रांजैक्शन है, बड़ी बड़ी रिस्क है कि नहीं? ये उधर पढ़ी थी एग्जांपल। अब यहां पे मुझे बताइए अगर ईयर एंड के ऊपर सेल्स की लार्ज ट्रांजैक्शन है तो रिस्क किस में है? सेल्स में, सेल्स में। तो उन्हीं समझ लीजिए उसी कंसेप्ट को जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का था आज हम क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क के साथ पढ़ रहे हैं। तो रिस्क की फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। रिस्क की दो बड़ी बड़ी टाइप्स कौन सी हैं? बेसिक, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। ठीक है, कंट्रोल इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि कंट्रोल यहां तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क कम, इंटरनल कंट्रोल वीक है रिस्क ज्यादा। इनहेरेंट रिस्क पे आइए। इनहेरेंट रिस्क के आगे फर्दर दो टाइप्स कौन सी है? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट जो रिस्क बहुत सी असर्शन को यानी परवेसिवली इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कौन सा? वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और जो परवेसिवली इफेक्ट नहीं करता, स्पेसिफिक असर्शन को इफेक्ट करता, रिस्क एट, देखा इसीलिए इसका नाम रिस्क एट असर्शन लेवल पड़ा क्योंकि ये स्पेसिफिक। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा, मासूम सा स्टूडेंट था, कहने लगा सर अगर मैं ऐसे कह दूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और जो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है वो असर्शन लेवल, ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। दोनों ही रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, फर्क लेवल का है। जोर किसके ऊपर है? लेवल पे। असर्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, लेवल पे, सिग्निफिकेंस पे। जो कम सिग्निफिकेंस का रिस्क है वो असर्शन लेवल का है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंस का रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और ये हमें दो लेवल क्यों बढ़ाए उसने? ताकि हमने इनको ऐसे करना है, छोटे दुश्मन को किसी और तरीके से इसी में खत्म हो गया। बड़ा दुश्मन हो तो तलवार से मुकाबला करना पड़ता है। इसीलिए कह रहा है रिस्क एट असर्शन लेवल है, सिर्फ दो काम कर दो काफी है। रिस्क एट असर्शन लेवल है ना, दो प्रोसीजर कौन कौन से? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब ये क्या है? अगर अभी समझना है परेशान नहीं होना, याद कर लेना है। जो भी चीज समझना ना है उसको याद जरूर कर लेना है, समझना फिर अगली क्लास में पूछना। तो और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को भी तो एड्रेस करना है, उसके लिए भी प्रोसीजर है। अच्छा, अब आपने ना कंसेप्चुअली सोचना है कि क्या जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के प्रोसीजर है इसका इफेक्ट किसी एक ही एरिया पे होगा या बहुत से एरिया पे, तकरीबन सारी फाइनेंशियल। असूली तौर पे किस पे होना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि ये इलाज है रिस्क का। तो रिस्क अगर बहुत से एरियाज में है तो प्रोसीजर भी ऐसे होने चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इंक्रीज कर दिया इस ऑडिट में। बताइए इसका इफेक्ट सिर्फ एक एरिया में होगा कि मल्टीपल? तो ये सही एग्जांपल है ना। अच्छा, आगे सुने। प्लानिंग को ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से करें। प्लानिंग जब ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से करेंगे तो क्या प्लानिंग में सिर्फ एक एरिया की प्लानिंग होती है कि सबकी? सबकी। मटीरियलिटी लेवल डिटरमिन करते हैं, मटीरियलिटी लेवल। अच्छा, तो मटीरियलिटी लेवल जो है इसको रिड्यूस कर दें, इसको रिड्यूस, क्योंकि जितना मटीरियलिटी लेवल कम होगा ना
उतनी मिस स्टेटमेंट आपको ज्यादा ढूंढनी पड़ेगी, उतना काम ज्यादा। ऐसे ही है ना। अगर आप कहें तो मैं हमारी एक कहावत ऑडिट की बता दूं, लेकिन मैंने उसको समझाना नहीं है, बता दें, लिख लें फिर। रिस्क एंड मटीरियलिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। रिस्क एंड मटीरियलिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी मटेरियलिटी लेवल डिक्रीज करेंगे, रिस्क इंक्रीज करेगा तो प्रोसीजर ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा बताइए, मटेरियलिटी सिर्फ एक एरिया के लिए होती है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इसमें जो प्रोसीजर बढ़ेंगे, कहता है बंदे ऐसे लेके जाओ जो एक्सपीरियंस हो, स्पेशलिस्ट हो, अपने काम के एक्सपर्ट हो, मेहनती हो। सारी टीम ऐसी लेके जाओ। जब सारी टीम ऐसी लेके जाएंगे जो एक्सपीरियंस होगी, अपने काम में माहिर होगी, स्पेशल होगी, तो फिर कॉस्टली नहीं हो जाएगा, क्वालिटी भी तो होगा। फीस दी है ना आपने, कितनी फीस दी है? 22,000। 8,000 में भी तो कोर्स ले सकते थे, नहीं ले सकते थे क्या? कॉस्टली नहीं हो गया? कॉस्टली, लेकिन क्या है? क्वालिटी। जो डिसीजन करना, गलत एग्जांपल मुझे, मैं ये नहीं कह रहा, ना 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 ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था कि दूसरे लोग कर रहे क्वालिटी प्रोवाइड, सारे 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 अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर। लेकिन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, FCA हो, साल का तजर्बा ज्यादा हो, तो ये एज्यूम किया जाता है ना, नहीं, मेरा वो अच्छा, एक मैंने वैसे हिसाब लगाया, पिछले सेशन में भी होता था, अब भी सही कंसेप्ट कलब के पढ़ाओ ना, वो आपके दिमाग में नहीं बैठता, और गलत कंसेप्ट दूर जा रहा होगा ना, आप कहेंगे आ गया समझ। ठीक है, तो हाँ कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन स्पेशलिस्ट बंदा आपको जनरल फीस में तो नहीं मिलेगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और कहें वो जनरल वाला जो 20 रुपए में पर्ची बना देता है, वो कहेगा मैं तुम्हें 10 रुपए वाला बताता हूँ, दवाई भी दे देगा साथ। तो स्पेशलिस्ट बंदा जो है, एक्सपीरियंस बंदे कोशिश क्यों बना? रिस्क ज्यादा है। ऑडिट है, इकोनॉमिक्स है, किसमें रिस्क ज्यादा है? तो इसीलिए इसमें मेहनत भी ज्यादा करना है, मोर एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद टीम की सुपरविजन और रिव्यू ज्यादा करो। पहले अगर सिर्फ एंड में जाके पार्टनर रिव्यू करता था टीम ने काम ठीक किया कि नहीं, अब हर दूसरे हफ्ते जाके रिव्यू करे काम ठीक है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना, तो कोई भी गड़बड़ सामने आ सकती है। तो अच्छा आप मुझे ये बताइए, पार्टनर जब जाएगा रिव्यू करने, रिव्यू ज्यादा, सुपरविजन ज्यादा, तो सिर्फ सेल्स का रिव्यू करके आ जाएगा? कहेगा भाई आ तो गया हूं, अब सेल के साथ परचेज भी दिखा दे, परचेज के साथ पेरोल भी दिखा दे। तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या दर्शन लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, शाबाश। अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहता है ऑडिटर को ऐसा होना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ जैसा ICAP है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट पूरे सेशन में ये सोचता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा ये पिछली दफा टेस्ट हो गया है, इस दफा नहीं होना, इस दफा टेस्ट नहीं होना, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, और वही क्वेश्चन। क्यों वही क्वेश्चन है? ICAP कहता है अपना, और दुनिया के हर एग्जामिनेशन सिस्टम का रूल होना चाहिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि जहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी होगी सिलेक्टिव स्टडी होगी। तो ICAP कहता है मैंने पेपर क्या रखना है, उसी तरह ऑडिटर को भी क्या करना चाहिए, अपने प्रोसीजर क्लाइंट से अनप्रेडिक्टेबल रखे। अगर क्लाइंट ने प्रेडिक्ट कर लिया ना, अगर क्लाइंट ने प्रेडिक्ट कर लिया कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा है, तो ऑडिटर के साथ वही सलूक होगा जो उस पुलिस के साथ होता है जो छापा मारने जाए और इतला पहले पहुंच जाए। इतला है, पुलिस अपनी तरफ से फील्डिंग लगा रही होती है, वो कच्चे के डाकुओं ने अपनी फील्डिंग पहले लगाई होती है। कहते हैं क्यों? प्रेडिक्टेबल। तो इसीलिए आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके प्रोसीजर हमेशा, लेकिन हम सिर्फ ऑडिट की बात करेंगे। यानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने क्लाइंट को पता नहीं चलने देना क्या प्रोसीजर परफॉर्म, दाएं की दिखानी है, बचेगा दाएं से, मौका देख के बाएं खड़का देना। अनप्रेडिक्टेबल। ज्यादातर चूंकि फ्रॉड ईयर एंड पे होते हैं, तो आपके भी ज्यादातर प्रोसीजर कहां होंगे? ईयर एंड पे। और ऑडिट प्रोसीजर को चेंज करते जाए। ये जो पिछले साल प्रोसीजर था वही नहीं, क्लाइंट भी बड़ा शातिर होता है, वो कह रहा था पिछले साल इन्वेंट्री में ये प्रोसीजर परफॉर्म, चलो पिछले साल तो हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल थे, अब नहीं रहे, क्योंकि तो हमारे पास याद रखे पिछली दफा अगर हमने इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन किया था इन्वेंट्री पे, इस दफा कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस कर ले, प्रोसीजर्स को चेंज। अब आप खुद सोचिए
क्या ये सारे प्रोसीजर किसी एक एरिया के लिए है कि तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्लियर? इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी समझ आ गया? किताब में शायद वो एक लाइन लिखी हुआ है, इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, इनप्रेडिक्ट, तो इसमें आपने इनकॉर्पोरेटिंग के ऊपर गौर नहीं करना, किसके ऊपर गौर करना है? क्लियर जी? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज का लेक्चर हमारा खासा कंसेप्चुअल लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने दो बड़ी स्किल सीखी, दो बड़ी स्किल्स। पहली स्किल ये सीखी कि प्रोसीजर, हमें कोई भी एरिया बता दिया जाए, हम उसमें किसी भी प्रोसीजर की एग्जांपल बता सकते हैं। ठीक है, रट्टा तो आपने लगा ही लिया, इसका भी मैं स्किल डेवलप करना चाह रहा हूं जो केस स्टडी में काम आएगी। तो पहली स्किल क्या है कि कोई भी एरिया हो उसमें जो प्रोसीजर इनमें से इस्तेमाल होने बता सके। दूसरी स्किल क्या है कि हम रिस्क की टाइप्स आपको पता हो, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन बाद में करते हैं, रिस्क असेसमेंट पहले। तो रिस्क की दो बेसिक टाइप्स है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। फिर उसके बाद इनहेरेंट रिस्क की दो टाइप्स हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल असर्शन, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल परवेसिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी बहुत सी मैनी असर्शन को अफेक्ट करता है, और रिस्क एट असर्शन लेवल परवेसिवली अफेक्ट नहीं करता, स्पेसिफिक असर्शन को। दोनों को एड्रेस करने का तरीका फर्क है, एग्जाम्पल भी फर्क है, एड्रेस करने का तरीकाकार भी फर्क है। हमने दोनों रिस्क की एग्जाम्पल्स भी पढ़ी, एड्रेस करने का तरीकाकार भी। अब ये आपका काम है इसको याद करना, समझाना मेरा काम था, किसी हद तक समझा दिया होगा, कोई चीज रह गई इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, कल आपने समझ लेना। क्लियर? लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, याद कर लेंगे जी। चलिए जी, अच्छा, आज की होम असाइनमेंट में आपके 3 क्वेश्चन हैं, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के भी और इसके भी। 3, 4 और नहीं 3 या क्या 4 और 5 भी लिख लें, 3, 4 और 5। ठीक है जी, 3, हाँ जी, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, शाबाश। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।